हेलो डियर स्टूडेंट, अगेन वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 क्लास 12th फिजिक्स। चैप्टर का नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ये लगभग आप समझे 4 मार्क्स टू 5 मार्क्स तक का ये चैप्टर है। सो वन शॉट में इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए क्या है चैप्टर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का। जो अगर डिलीटेड टॉपिक की बात करें तो बच्चों आपका जो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट है इस बुक के अंदर, इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर वो टॉपिक नहीं है इस साल। बाकी टॉपिक्स ऑलमोस्ट सेम हैं। तो ये चैप्टर जो है ये लाइट यानी रेडिएशन की डुअल नेचर, उसका वेव नेचर प्लस उसका पार्टिकल नेचर उसके बारे में है। एंड इवन मटेरियल जो होते हैं, मटेरियल उनका पार्टिकल नेचर तो होता ही है, वो भी वेव की तरह बिहेव करते हैं। तो ये चैप्टर ओवरऑल उसके बारे में है। तो चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। छोटा सा कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। देखिए आप सबको पता है कि किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट के अंदर। तो जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में होते हैं जिनको हम जनरली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, और जब उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाती है तो वो फ्री हो जाते हैं, देन हम उनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल देते हैं। क्या फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि वो कहीं भी मूव करे? नहीं, वो मूव करते हैं लेकिन मेटल के इनसाइड एक पर्टिकुलर क्रिस्टल तक ही मूव कर पाते हैं। ठीक है। और अगर आपसे बोले कि भाई अगर ये कोई मटेरियल है, ये कोई मेटल है बच्चों, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन तो है फ्री, क्या ये इसके सरफेस से अपने आप बाहर निकल जाएंगे? तो सर नहीं। तो अगर मैं इस मेटल को क्या करूं बच्चों, एनर्जी दूं, सो हो सकता है कि इस एनर्जी को गेन करके इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए। सो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है। दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज वर्क फंक्शन। छोटा सा कंसेप्ट है बच्चों, थियोरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। इस सिंबल इज फाई नोट। जो फ्लक्स का सिंबल होता था सेम वही ये है, इसका सिंबल फाई नोट। यूनिट की बात करें तो बच्चों एनर्जी है, तो एनर्जी इन जनरल जूल में मेजर होती है, बट यहाँ पर एनर्जी बहुत थोड़ी है और इसके लिए एक यूनिट यूज होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई स्मॉल है, वी कैपिटल है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम into 1 volt, और you can say that it's 1.6 into 10⁻⁻19 जूल। ये कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में ये आपको हेल्प करेगा बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व करने में। क्योंकि इन जनरल इस चैप्टर में आपको जो न्यूमेरिकल्स है उसमें हो सकता है कि कुछ एनर्जीज जूल में फाइंड करनी हो और बहुत सारी वैल्यूज आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करनी हो, तो उनका कन्वर्जन पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है सर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या, है ना? सो अगर आपसे बोल दो कि बच्चों आपके पास 2 प्लेट्स हैं, तो एक प्लेट पे आपने पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया, एक पे नेगेटिव पोटेंशियल लगाया। पोटेंशियल लगाया कितना आपने बच्चों, लेटर से आपने 1 वोल्ट अप्लाई किया, और यहाँ पर बीच में कौन है भाई, इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन पे तुमने 1 वोल्ट अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव प्लेट की ओर भागेगा, एनर्जी गेन करेगा, है ना? तो इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी गेन कब की, जब उस पर हमने 1 वोल्ट अप्लाई किया। सो दैट एनर्जी विच द इलेक्ट्रॉन गेन्स व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड बाय 1 वोल्ट, दैट एनर्जी इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So this is the definition of 1 electron volt. And different material का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। जैसे सीजियम का वर्क फंक्शन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, प्लेटिनम का 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सीजियम सबसे कम वर्क फंक्शन रखता है, प्लेटिनम का सबसे ज़्यादा होता है। बच्चों क्या सभी मेटल्स का सेम होता है? नहीं, मेटल टू मेटल वर्क फंक्शन वेरी करता है, जनरली डिपेंड करता है सरफेस कैसा है और उस मेटल सरफेस में क्या इम्प्योरिटीज़ हैं या नहीं। क्वेश्चन आता है सर कि अगर मुझे किसी मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो मुझे उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। बिल्कुल सर। तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने वाले प्रोसेस को बोलते क्या है? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन मीन्स एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी मेटल सरफेस। सो ये करते कैसे? बोले सर एनर्जी देके। तो ये एनर्जी को हम डिफरेंट वेज में दे सकते हैं। फर्स्ट टाइप है थर्मो आयनिक एमिशन। सिंपल सी बात है बच्चों, थर्मो वर्ड आते ही समझ लीजिए हीट। तो आप अगर किसी मेटल के सरफेस को हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो भी उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाते हैं सरफेस से। तो इस प्रोसेस को थर्मो आयनिक एमिशन बोलेंगे। एंड ये जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं इस केस में उनको थर्मियान्स या थर्मल इलेक्ट्रॉन्स बोल देते हैं। ये इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट पता होनी चाहिए बच्चों। ये 2 नंबर वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा चैप्टर इसी के बेसिस पे हम आगे पढ़ेंगे। सो दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो मीन्स लाइट। अगर आप मेटल सरफेस पे एक सुटेबल एनर्जी की या एक सुटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट अगर आप इसमें इंसिडेंट करवाते हैं और उससे इलेक्ट्रॉन अगर बाहर रिमूव होते हैं, दिस प्रोसेस, दिस फिनोमिना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, या इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बोल देते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं इनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और बाद में हम देखेंगे कि इस फोटो इलेक्ट्रॉन्स को हम पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करवाएंगे तो करंट बनेगा, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट।
ये चैप्टर आगे डिटेल में इसके बारे में होगा। रीजन बिकॉज यहाँ लाइट जो है वो एक मटेरियल के साथ इंटरेक्ट कर रही है, तो लाइट का यहाँ पार्टिकल नेचर जो है ना वो एक्सप्लोर होगा, दैट्स वाई ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सो थर्ड है फील्ड एमिशन, जिसको कोल्ड कैथोड एमिशन भी बोलते हैं। हम अगर मेटल सरफेस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करें अप टू 10⁸ वोल्ट पर मीटर, बहुत ज़्यादा वैल्यू बच्चों, जब अप्लाई करते हैं तब भी उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। सो इस प्रोसेस को बोलते हैं फील्ड एमिशन, बिकॉज हमने यहाँ फील्ड का यूज़ किया, और जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं इनको बोलते हैं फील्ड इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट वन है सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन होता है क्या बच्चों, देखिए हम क्या करते हैं, मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, लेकिन किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रॉन्स की ही हेल्प से। अगर हम हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस पे गिराएं तो भाई इन इलेक्ट्रॉन्स को प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, तो इनके गिरने से बच्चों ये अपनी एनर्जी मेटल को शेयर करेंगे, तो मेटल से और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, खुद इलेक्ट्रॉन। जो आने वाले थे उनको प्राइमरी बोला, जो जा रहे हैं उनको सेकेंडरी बोला, दैट्स वाई इस एमिशन को सेकेंडरी एमिशन बोलते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं दैट इज सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। सो अब बढ़ते हैं आगे, हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझना है। व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट इंटरेक्ट्स विद एनी मेटल सरफेस। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट, और उसके रिजल्ट। तो उस सेटअप को पहले अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए, आप यहाँ देख रहे हो एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब दिख रहा होगा आपको इस शेप का, उसमें एक यहाँ पर मेटल का प्लेट है C, एक मेटल का प्लेट यहाँ पर है A, ये दो मेटल के प्लेट हैं। तो यहाँ से ऊपर एक विंडो है बच्चों, यहाँ पर एक क्वार्ट्ज फिल्टर लगा है, क्वार्ट्ज विंडो लगा है। इस क्वार्ट्ज फिल्टर का काम क्या है, एक सुटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट को अंदर एंटर करने देना। तो यहाँ से लाइट अंदर एंटर करेगी और इस C मेटल सरफेस पे गिरेगी। ये जो C है ये एक फोटो सेंसिटिव प्लेट है, यानी लाइट गिरते ही इलेक्ट्रॉन एमिट कर देगी। और यहाँ पर रखते हैं सोर्स ऑफ लाइट जो एमिट करता है लाइट को ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी। अगर हम सोर्स को थोड़ा पास रखेंगे तो हम लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे, अगर दूर ले जाएंगे इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। इट मीन इस S की पोजीशन को चेंज करके हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेरी कर सकते हैं, और इस क्वार्ट्ज विंडो को चेंज करके हम फ्रिक्वेंसी वेरी कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रॉन यहाँ इस प्लेट A तक पहुंचेंगे तो जनरली इस A प्लेट को कलेक्टर प्लेट बोल देंगे, और इस C को हम एमीटर प्लेट बोल सकते हैं। एंड आफ्टर दैट इन प्लेट्स को हम पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। तो हमने क्या कर रखा है बच्चों, एक बैटरी लगा रखा है, लेकिन इस पूरे एक्सपेरिमेंट में हम ये देखेंगे कि हम इनकी पोलैरिटी को चेंज भी कर सके। तो हम एक कम्यूटेटर सिस्टम लगाएंगे जो बैटरी की वोल्टेज को रिवर्स करने में हेल्प करे। तो सबसे पहले अब देखिए यहाँ पर बैटरी है, बैटरी के साथ यहाँ एक रियोस्टेट का अरेंजमेंट है, बिकॉज हम इसके पोटेंशियल को भी वेरी करेंगे एक्सपेरिमेंट में। कितना पोटेंशियल हमने अप्लाई किया उसको मेजर करने के लिए यहाँ पर एक वोल्ट मीटर है, और सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा इन इलेक्ट्रॉन्स की मोशन से उसको मेजर करने के लिए यहाँ पर एक माइक्रो एम्पियर है या माइक्रोमीटर है। तो माइक्रो क्यों लगाया, बिकॉज बहुत थोड़ा करंट होता है। और यहाँ पर एक अरेंजमेंट देख सकते हो बच्चों, ये कम्यूटेटर अरेंजमेंट होता है। अगर इस टर्मिनल को डायरेक्ट इससे जोड़ देंगे तो बच्चों ये वाली साइड जो है प्लेट C पॉजिटिव हो जाएगी और A जो है नेगेटिव हो जाएगी। और अगर आप इसको इससे ही कनेक्ट होने रहने दें तो इससे क्या होगा, C जो है नेगेटिव प्लेट बन जाएगा, A पॉजिटिव प्लेट बन जाएगा। तो हम A और C प्लेट्स की पोलैरिटी को चेंज करने के लिए इस अरेंजमेंट का यूज़ करते हैं। तो आई थिंक सो तुम्हें सेटअप पूरा समझ आ चुका होगा। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इंटेंसिटी का वेरिएशन। हम इस सोर्स ऑफ लाइट को पास लाएंगे तो क्या होगा, इसको समझने से पहले ध्यान रखना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जब भी मैं टर्म यूज़ करूँगा तो समझ लेना कि मोर लाइट आ रही है या नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा आ रहे हैं। और अगर हम बात करेंगे फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट, इट मीन जो है एनर्जी है उस लाइट की ज़्यादा है। तो फ्रिक्वेंसी का कनेक्शन एनर्जी से है, और इंटेंसिटी का कनेक्शन जो है वो है कितनी नंबर ऑफ फोटोन्स जो है आ रहे हैं उस पर्टिकुलर लाइट से। तो पहला है वेरिएशन विद इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो यहाँ पर इस सेटअप में देखें तो यहाँ पर ये जो सोर्स है इससे जो लाइट एमिट हो रही है हम इसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। लॉजिकली सोचो, यहाँ से लाइट आई तो यहाँ इस C प्लेट पे गिरी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले तो इस A प्लेट ने उसको अट्रैक्ट किया, तो यहाँ पर करंट बना, और इन करंट को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, बिकॉज ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। और अगर आप सोर्स को थोड़ा सा पास रख दोगे तो ज़्यादा नंबर ऑफ लाइट की रेज आएंगी, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा होगा। सो इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो पर सेकेंड निकल रहे हैं वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि कितना फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड निकल रहा है, दैट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो, इस एक्सिस पे आप फोटो इलेक्ट्रिक करंट दिखाओ और इस एक्सिस पे बच्चों आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट दिखाओ, तो द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, जो एकदम सीधी लाइन मिलेगी। इंडिकेट करता है कि दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। क्लियर, ये बात आपको पता होना चाहिए। इंटेंसिटी का मतलब है मोर फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ना कि ज़्यादा एनर्जी। एनर्जी का कनेक्शन फ्रिक्वेंसी से होगा। तो इंटेंसिटी का ग्राफ आपको ये पता होना चाहिए। सेकेंड बात करते हैं कि भाई देखो, ये जो प्लेट A है इसके पोटेंशियल का क्या इफेक्ट पड़ेगा,
है ना, ए पोटेंशियल का, ए प्लेट ए का, यानी कलेक्टर प्लेट की। तो लेटर से मैं बात कर रहा हूँ इनिशियली हम इस कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे, हम पॉजिटिव पोटेंशियल की बात करेंगे, फिर नेगेटिव का भी डिस्कस करेंगे, दोनों ही हम एक्चुअल में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल। सो सोचो यहाँ से यहाँ पर आपने सोर्स रखा कोई, तो यहाँ से लाइट अंदर एंटर की, ठीक है, हमने कोई I1 इंटेंसिटी कंसीडर कर ली, उसकी कुछ फ्रिक्वेंसी भी कंसीडर कर ली, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए इस प्लेट सी से, उन इलेक्ट्रॉन्स को प्लेट ए अट्रैक्ट करता है। तो लेटर से हमने स्टार्टिंग में प्लेट ए का पोटेंशियल 0 लिया, तब भी एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन अपने आप पहुंच जाएंगे। ऊपर से तुमने ए प्लेट को पोटेंशियल दे दिया पॉजिटिव में, लेटर से 2 वोल्ट, ये तो इलेक्ट्रॉन को और अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन और खींचे जाएंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे प्लेट ए पे। आपने प्लेट ए की पोटेंशियल को 4 वोल्ट कर दिया, 6 वोल्ट कर दिया, 8 वोल्ट कर दिया। जैसे जैसे तुम प्लेट ए के पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करोगे, ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा जल्दी, है ना। तो क्या एक ऐसा टाइम आएगा कि आपने ए प्लेट का इतना पॉजिटिव पोटेंशियल कर दिया कि ये एक साथ सभी इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेते हैं जो प्लेट सी एमिट कर रही है, तो उस टाइम पे करंट मैक्सिमम होगा, लेकिन और इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उस केस में। तो एट दैट टाइम एक ऐसी पॉजिटिव वोल्टेज आ जाएगी जब करंट जो है मैक्सिमम होगा और कांस्टेंट हो जाएगा। उस मैक्सिमम और कांस्टेंट करंट को सैचुरेशन करंट बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? सैचुरेशन करंट। अगर आप इंडिविजुअल ग्राफ प्लॉट करें, हालांकि वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे, अगर हम यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट का यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ ग्राफ प्लॉट करें, तो आप क्या देखेंगे, इनिशियली जो है बच्चों, इनिशियली ग्राफ कुछ इस तरह से इंक्रीज होगा, फिर एक टाइम बाद वो क्या हो जाएगा, सेचुरेट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से सेचुरेट हो गया। सो ये जो करंट की वैल्यू आई, ये जो मैक्सिमम वैल्यू आई बच्चों, ये है सेचुरेशन करंट, सेचुरेशन, ठीक है। इस तरह से आप ग्राफ देखेंगे, इस तरह से इसका ग्राफ मिलेगा। ये पॉजिटिव पोटेंशियल का है सैचुरेशन करंट। अच्छा, अब आपने सोर्स थोड़ा सा पास में रख के पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो अब क्या देखोगे, सैचुरेशन करंट आएगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा आएगा क्योंकि इस पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे सोर्स के पास आने से। सो ग्राफ कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन वो थोड़ा ऊपर की ओर जाएगा। तो मैं ये दोनों दिखा देता हूँ। देखो आप इस साइड देखिए, सिर्फ राइट साइड में, इस साइड में आप यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल को दिखा रहे हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल दिखा रहे हैं, यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए, अगर ये वाला जो ग्राफ बना, ये वाला पार्ट बना I1 इंटेंसिटी पे, हमने इंटेंसिटी अगर इंक्रीज किया तो नेचुरल है ग्राफ थोड़ा ऊपर जाएगा। तो ये I2 इंटेंसिटी का लेटर से ग्राफ है, ये I3 का इंटेंसिटी का ग्राफ है। और यहाँ देखिए I3 सबसे ज्यादा है, I2 उससे कम, I1 उससे कम। इससे एक चीज तो क्लियर हो रही है बच्चों कि जो सैचुरेशन करंट की वैल्यू है वो कौन डिसाइड करेगा, इंटेंसिटी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जो सैचुरेशन करंट है, सैचुरेशन फोटो इलेक्ट्रिक करंट ही है, लेकिन ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो सैचुरेशन करंट जो है वो डिपेंड करता है किस पे बच्चों, ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। ये इसका कंक्लूजन निकाल लिया हमने, ठीक है। ये पॉजिटिव का सारा इफेक्ट का हम बात कर रहे थे। अब सोचो जरा, अगर इस प्लेट को मैं नेगेटिव पोटेंशियल से जोड़ूं तो क्या होगा? तो यार ये जो इलेक्ट्रॉन आएंगे ये उनको रिपेल करेगा, तो इस प्लेट ए तक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएंगे। हो सकता है कि सी प्लेट से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकले, उनमें से कोई बहुत ज्यादा एनर्जेटिक था, वो तो पहुंच गया ए पर, हमने और ज्यादा नेगेटिव कर दिया, अब ये और प्लेट रिपेल कर रही है, तो शायद अब और इलेक्ट्रॉन कम पहुंचेंगे, जिनके पास थोड़ी बहुत एनर्जी है वो पहुंच जाएंगे, बाकी नहीं पहुंचेंगे। तो क्या एक ऐसा नेगेटिव वोल्टेज आ जाएगा जब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा? तो क्या उस केस में करंट जीरो हो जाएगा, है ना? तो उस नेगेटिव वोल्टेज को बच्चों जिस पे करंट जीरो हो जाएगा, ध्यान से सुनना, उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल, V0 सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वो मिनिमम नेगेटिव वोल्टेज होता है जब फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाता है या कोई भी इलेक्ट्रॉन प्लेट पर नहीं पहुंचता, कलेक्टर प्लेट तक नहीं पहुंचता। इवन जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं प्लेट से, उनमें हो सकता है कोई एक ऐसा हो जो बहुत ज्यादा फास्ट हो, एनर्जेटिक हो, इवन वो भी रुक गया, सारे के सारे रुक जाते हैं इस पर्टिकुलर वोल्टेज पे, इस नेगेटिव वोल्टेज पे। तो ग्राफ की बात करें, लेटर से ये यहाँ तक तो था 0 वोल्ट तक का, अगर ग्राफ को मैं नेगेटिव में प्लॉट करूँ, हम नेगेटिव पोटेंशियल करें, तो देखो आप देखेंगे एक पॉइंट ऐसा आएगा, ये पॉइंट ऐसा है जब करंट की वैल्यू 0 हो गई और इतना नेगेटिव वोल्टेज आया, तो इस नेगेटिव वोल्टेज की वैल्यू को बोलते हैं बच्चों कट ऑफ या स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये V0 से रिप्रेजेंट किया, ये एक नेगेटिव वैल्यू होती है। अच्छा, अगर आप I2 इंटेंसिटी वाले का ग्राफ पीछे करेंगे तो भी यहाँ मिलेगा, I3 वाले का करेंगे तो भी यहाँ पर मिलेगा, बिकॉज तीनों की केसेस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग है बच्चों, लेकिन उनकी एनर्जी तो सेम है ना, तो रोकना एनर्जी पे डिपेंड करता है। सो कट ऑफ पोटेंशियल विल बी सेम फॉर ऑल दीज 3। इट मीन आप बोल सकते हो कि जो V0 है वो डिपेंड नहीं करता, डजंट डिपेंड अपॉन, डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपके केस स्टडी टाइप क्वेश्चन या आपका जो असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन में बन सकते हैं, आपको पता होना चाहिए।
अच्छा, एक इक्वेशन मैं और ऐड करना चाहूंगा, क्या ये वी नोट नेगेटिव पोटेंशियल पे जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो भी नहीं पहुंच पाया था उस प्लेट तक? तो अगर मैं कहूं कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले थे बच्चों, यहाँ से, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लेटर से उसको मैंने लिखा के मैक्सिमम, मैक्सिमम एनर्जी कैरी करने वाला हाफ mv², क्या उसकी एनर्जी ई वी नोट के इक्वेट कर दूँ? अगर ये भी रुक गया तो इसको रोकने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये वी नोट पोटेंशियल। तो एनर्जी को लिख सकते हैं चार्ज इनटू पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है, पोटेंशियल वी है, तो हाफ एम वी मैक्स को बच्चों वी मैक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? ई वी नोट लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला छोटा सा याद रखना स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी नहीं डिपेंड करती इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बच्चों वी नोट पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे डिपेंड करती है, सैचुरेशन इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। ये तीनों कंक्लूजन हर हाल में आपको याद होनी चाहिए। एक एक्सपेरिमेंट में ग्राफ और ये कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ भी प्लॉट करना आपके एग्जाम में आ जाता है, बोल सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट का ग्राफ प्लॉट करें फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी। तो ये डिफरेंट इंटेंसिटी में है। अब डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर अगेन फोटो इलेक्ट्रिक करंट दिखाया, यहाँ पर हमने पोटेंशियल दिखाया, यहाँ पॉजिटिव इधर नेगेटिव दिखाएंगे। तो लेटर से हमने कोई आई इंटेंसिटी सेट कर दी, तो ये ग्राफ आपको पता है इंटेंसिटी का ऐसा था, इस तरह से था। अब हमने क्या कि नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया, लेटर से ये हाँ के मिला। हमने फ्रिक्वेंसी इस बार चेंज की, तो क्या फ्रिक्वेंसी चेंज करने से सोर्स ज़्यादा एनर्जी के साथ लाइट गिराएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे जो उनकी एनर्जी पहले से ज़्यादा होगी, तो उनको रोकने के लिए यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल भी ज़्यादा चाहिए। सो जैसे ही फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा। सो लेटर से पहली लाइन न्यू1 फ्रिक्वेंसी के लिए है, तो न्यू2 फ्रिक्वेंसी के लिए लाइन थोड़ी आगे गई, न्यू3 के लिए सबसे आगे गई। यहाँ पर भी वही फ्रिक्वेंसी, ये सबसे ज़्यादा है, उससे कम है, ये उससे कम है। इट मीन आप यहाँ से देख सकते हो कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यूज है वो चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू फ्रिक्वेंसी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इस ग्राफ से एक और इंपॉर्टेंट बात पता लगी कि सैचुरेशन करंट का फ्रिक्वेंसी से कोई लेना देना है। देख लो फ्रिक्वेंसी अलग अलग है, म्यू1 म्यू2 म्यू3, सैचुरेशन करंट सेम है, लेकिन कट ऑफ पोटेंशियल तीनों फ्रिक्वेंसीज के लिए अलग है। इट मीन कट ऑफ डिपेंड कर रहा है फ्रिक्वेंसी पे। प्लस ये ग्राफ आपको एग्जाम में आ सकता है, प्लॉट करना बोलेगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट और कलेक्टर प्लेट के वोल्टेज का ग्राफ प्लॉट करो फॉर डिफरेंट फ्रिक्वेंसी। तो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के केस में ये ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। इसी ग्राफ से एक और ग्राफ बनता है बच्चों, क्या है? अकेला स्टॉपिंग पोटेंशियल का और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट का। ठीक है, डिफरेंट मटेरियल्स की स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यूज को अगर मैं इस एक्सेस पे दिखाऊं और इस एक्सेस पे बच्चों हम क्या दिखाएं, हम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट को दिखाएं, तो जब मेटल्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो मेटल का ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है डिफरेंट मटेरियल्स का। लेटर से ये किसी मेटल ए का ग्राफ ऐसा मिला, मेटल बी का ग्राफ ऐसा मिला। तो इस ग्राफ की अगर बात करें तो इस ग्राफ में बच्चों क्वेश्चन कैसे बन सकता है? सबसे पहले इन ग्राफ को अगर आप बैक में ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर लेके जाएंगे, इसको भी यहाँ पर अगर मैं लेके जाता हूँ तो बच्चों ये जो वैल्यू है इसको हम इंटरसेप्ट बोल सकते हैं। इस वाई एक्सिस पे ये जो इंटरसेप्ट है ये इंडिकेट करता है वर्क फंक्शन को। सो ये इंटरसेप्ट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वर्क फंक्शन होगा। एक्चुअली इसकी वैल्यू होती है माइनस का वर्क फंक्शन डिवाइड बाई ई, बिकॉज आपको पता होगा वर्क फंक्शन को मैं ई वी नोट लिख सकता हूँ, ये नेगेटिव है तो माइनस लगा दो, तो वी नोट को लिख सकते हैं माइनस का फाई नोट बाय ई। तो आप ये इस तरह से लिख सकते हो। तो इस दोनों मेटल में कंपेयर करें तो मेटल बी का वर्क फंक्शन ज़्यादा है। अच्छा, ये जो टर्म है ये चीज़ जो है बच्चों ये इंडिकेट करता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो किस मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, किसका कम है। अगर किसी का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है तो उसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ज़्यादा होगा, अगर किसी का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कम होगा। तो आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे ही, ग्राफ प्लॉट दे दिया आपको, बोला मेटल ए और बी में से किसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ज़्यादा है, वेवलेंथ ज़्यादा उसका होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी कम एक ही है, सो ए इज योर आंसर। तो इस तरह से आप ये इसका आंसर बना सकते हैं। अब यहाँ से एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की भी डेफिनेशन बना सकते हो, दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट को अगर मैं मेटल सरफेस पे गिराता हूँ और इलेक्ट्रॉन निकल जाए। अब ऐसा तो है नहीं मेटल पे कोई भी लाइट गिराओगे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए ना, उस स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। म्यू नोट से उसको लिख देते हैं। अब जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया, इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कुछ कंक्लूजन निकले और उसको लॉज में बदल दिया गया, उसको बोल दिया गया लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। फर्स्ट लॉ में क्या कहा गया भाई, देखो कोई भी गिवन मेटल है और उस पर एक गिवन फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराएंगे तो जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उस मेटल से बाहर निकलेंगे पर सेकंड, वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। बिल्कुल ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सेकंड कहते हैं कि किसी गिवन मेटल के लिए जब तक आप फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड से कम रखोगे तब तक एमिशन नहीं होगा। एमिशन करना है तो एनर्जी या फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होना चाहिए,
और अगर आपने क्या किया, अगर फ्रिक्वेंसी जो है बच्चों थ्रेशोल्ड से कम है तो वहां पर एमिशन नहीं होगा, नो एमिशन। और अगर आपने क्या कर दिया, फ्रिक्वेंसी को थ्रेशोल्ड से ज़्यादा कर दिया तो एमिशन होगा, बिल्कुल सर होगा। और एमिशन होने के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करेगी फ्रिक्वेंसी पे, जितना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगा उतना ज़्यादा फास्ट निकलेंगे। फोर्थ कि भाई ये जो प्रोसेस है ना फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन का, लाइट का गिरना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, एक बहुत ही इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, इसको कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अप्रोक्सीमेटली इसको 10⁻⁹ सेकंड लगते हैं, ये बहुत फास्ट प्रोसेस है ये। तो ये कुछ कंक्लूजन निकाले गए इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे। और तब उस टाइम पे जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ था तब लाइट की एक बहुत फेमस थ्योरी चल रही थी, हाइगन्स वेव थ्योरी, जो हमने वेवटिक्स में भी पढ़ा। तो हाइगन ने अपनी जो वेव थ्योरी है उसमें भी लाइट के बारे में कुछ बताया था, और ये जो एक्सपेरिमेंट जो था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, इसने भी कुछ कंक्लूजन निकाले और वो दोनों मैच नहीं किए। तो इस तरह से वेव थ्योरी फेल हो जाती है इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में। तो क्या रीजन थे, इस पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चों आपके थ्योरेटिकल। सो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी जो है क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। भाई इसने कहा कि भाई ये मेटल सरफेस है, आपने इस पर लाइट गिराई, अगर इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा क्या करेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। और अगर ऐसा है तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे थोड़ी करती है। तो यहाँ पर वो गलत हो गया था। दूसरा, तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग भाई कोई भी लाइट तुम गिरा दो मेटल पे, मेटल के सरफेस पे किसी भी लाइट को गिरा दो, इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहर निकलता है, ऐसा तो नहीं होता। इसकी कंडीशन है भाई इस इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होनी चाहिए तभी तो एमिशन होगा। तो यहाँ पर फिर वो गलत हो गया। तीसरा कहा भाई देखो इलेक्ट्रॉन जो है मेटल सरफेस पे गिरता है, उसकी एनर्जी लाइट जब मेटल सरफेस पे गिरती है उस लाइट की एनर्जी जो है एब्जॉर्ब होगी मेटल के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन्स है उस एनर्जी को शेयर करेंगे, जिसके पास एनर्जी सबसे ज़्यादा आएगी वो बाहर निकलेगा। इस तरह से यार टाइम लग जाना चाहिए, बट नहीं लगता टाइम, तो यार ये तो एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। तो इसका रीज़न भी वेव थ्योरी नहीं बता पाई भी इंस्टेंटेनियस क्यों है। तो इन 3 रीजंस की वजह से वेव थ्योरी फेल हुई थी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में। तो यार बड़ा क्वेश्चन आ गया साइंटिस्ट के सामने कि लाइट जो है वेव नेचर होता है उसका, लेकिन यहाँ पर वो वेव नेचर शो नहीं कर रही, यहाँ पर वो अलग ही फिनोमिना शो कर रही है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर उसका इंटरेक्शन मटेरियल के साथ हो रहा है। सो तब एक थ्योरी आई लाइट को लेके बहुत ही फेमस, जो जस्टिफिकेशन दे रही थी कि लाइट जो है यहाँ पर किस नेचर को शो कर रही है। तो एक थ्योरी आई विच इज प्लैंक क्वांटम थ्योरी, ठीक है। मैक्स प्लैंक एक फिजिस्ट थे, उन्होंने प्लैंक क्वांटम थ्योरी दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी उस टाइम की। तो इन्होंने कहा ये जो लाइट है जिसको आप वेव बोलते हैं, ठीक है वो वेव है, लेकिन समटाइम दैट लाइट बिहेव एज पार्टिकल्स। वो जो लाइट है वो पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती है। और आप ऐसा बोल सकते हैं कि लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और ईच पैकेट ऑफ एनर्जी को हम क्वांटा या फोटोन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्वांटा ऑफ लाइट बोलते हैं बच्चों, या उसको हम सिंपली फोटोन बोल देते हैं, ठीक है। क्या कहा कि लाइट छोटे छोटे पैकेट है एनर्जी के, और ईच पैकेट को हम या बोलेंगे फोटोन या बोलेंगे क्या, क्वांटा ऑफ लाइट। जैसे चार्ज भी इंटीजर मल्टीपल की फॉर्म में मिलता है, चार्ज भी क्वांटाइज है, वैसे लाइट भी क्वांटाइज्ड है। सो और उस फोटोन की कुछ प्रॉपर्टीज बताई, क्या है, 1 बाय 1 प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं बच्चों। सो फर्स्ट भाई लाइट जो है जब वो इंटरेक्ट करती है मेटल के साथ तभी वो पार्टिकल की जैसा बिहेव करती है, तभी वो फोटोन की जैसा बिहेव करती है। सेकेंड भाई इस फोटोन की भी एनर्जी है, इसके ईच पैकेट की एनर्जी है h इंटू फ्रिक्वेंसी न्यू। और बच्चों आप E इज इक्वल टू एच न्यू को फ्रिक्वेंसी को c बाई लेमडा भी लिख सकते हो। यहाँ पर h है प्लैंक कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, वैल्यू याद होनी चाहिए आपको। एंड c जो है स्पीड ऑफ लाइट है यहाँ पर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेमडा है वेवलेंथ ऑफ लाइट। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में देखो ध्यान से सुनो, फ्रिक्वेंसी गिवन हो लाइट की, आप एनर्जी निकाल सकते हो, आपको एनर्जी गिवन है आप फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हो, और इवन एनर्जी से वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हो, वेवलेंथ से एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक फॉर्मूला है, आगे यूज होगा। थर्ड उसने कहा भी ये जो फोटोन है ना ये पार्टिकल की तरह इंटरेक्ट कर रहा है तो इसके पास मोमेंटम भी होता है, दिस कैरी मोमेंटम ऑल्सो, और उसका जो मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला होता है h बाई लेमडा। h क्या है बच्चों, प्लैंक कांस्टेंट, और लेमडा क्या है यहाँ पर उसकी वेवलेंथ लाइट की। तो मोमेंटम निकालना है तो h को लेमडा से डिवाइड कर दो। इसका उल्टा भी सही है कि अगर आप वेवलेंथ निकालते हो तो h को आप मोमेंटम से डिवाइड कर दो, दोनों ही अपने आप में ठीक लिखा है, ठीक है। सो तुम इसका यूज कर सकते हो इस फॉर्मूले का। फोर्थ है कि जो फोटोन है
वो कभी रेस्ट पे नहीं होता फर्स्ट ऑफ ऑल, और अगर वो रेस्ट पे होगा तो उसका मास बच्चों जीरो होगा। बाकी इस पे प्रूफ कर रखा है, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल याद रखो रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। जितने भी फोटोन होते हैं वो सेम स्पीड से चलते हैं, ऐसा नहीं कि लाइट के 2 फोटोन फास्ट आए 2 स्लो आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। फोटोन जो है वो मीडियम में उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू मीडियम, है ना। वैक्यूम के अंदर उसकी स्पीड होती है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, यार ये EM वेव वाले में चैप्टर में तुमने पढ़ा था। और किसी मीडियम में स्पीड हो जाती है 1/μr × μ0 एप्सिलॉन r × एप्सिलॉन नॉट, ये हम ऑलरेडी EM वेव चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। फोटोन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं बच्चों, इन पे कोई चार्ज नहीं होता फोटोन पे, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इसका कुछ नहीं होता, सीधे चले जाते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट कुछ भी हो, सभी फोटोन की एनर्जी सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एनर्जी के फॉर्मूले में बच्चों आपने अभी भी देखा hc/λ है या फिर hν है एनर्जी का फॉर्मूला, तो एनर्जी ओनली डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। और जब भी फोटोन किसी पार्टिकल के साथ कोलाइड करता है, उसका इंटरेक्शन होता है, तो उस केस में उनका जो इंटरेक्शन है, उनका जो कोलिजन है, हम उसको परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कंसीडर करते हैं, जिसमें टोटल एनर्जी और मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, ठीक है। यानी इसको हम कंजर्वेशन ये ओबे करता है, ऐसे बोल सकते हो। और इसकी एनर्जी भी बच्चों, फोटोन की एनर्जी भी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही कैलकुलेट करते हैं, जैसे वर्क फंक्शन कैलकुलेट करते थे EV में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और तुम्हें पता है यार 1 EV की वैल्यू कितनी होती है। तो ये सब प्लैंक क्वांटम थ्योरी में बताया। अब इतने में यार भाई एल्बर्ट आइंस्टाइन सबको एक बहुत अच्छी बात पता लगी कि लाइट को हम फोटोन मान सकते हैं, तो उसके बेसिस पे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बहुत फेमस इक्वेशन दे डाली, विच इज आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। बहुत ही सिंपल इक्वेशन है भाई। देखो, अगर ये कोई मेटल सरफेस है, इस पे एक कोई लाइट आके गिरती है, उस लाइट की कुछ एनर्जी है E = h × ν या hc/λ। तो मुझे बताओ, क्या इस लाइट की एनर्जी सबसे पहले उस इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, उसको फ्री करने में यूज होगी, यानी उस वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी प्रोवाइड करने में चली जाएगी, और अगर एक्स्ट्रा एनर्जी बची तो वो बाकी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा, यानी वो उसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिल जाएगी। तो आप बोल सकते हो कि एक फोटोन अगर E एनर्जी लेके आता है तो सबसे पहले इस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को फ्री किया जाएगा, और अगर एनर्जी बाकी बचेगी तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप बोल सकते हो एनर्जी ऑफ फोटोन 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो यही है एल्बर्ट आइंस्टाइन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज स्पेंट इन 2 वेज। सम पार्ट ऑफ एनर्जी इज स्पेंट इन लिबरेटिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, मींस इक्वल टू वर्क फंक्शन, एंड रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड इन गिविंग काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से एक बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन बना सकते हो कि एनर्जी ऑफ फोटोन, जो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी ऑफ फोटोन को मैं E लिख दूं, तो वर्क फंक्शन को मैं φ0 लिखता हूं, काइनेटिक एनर्जी को KE लिख दो सिंपल। तो यहाँ से E को hν लिखा, hν इज इक्वल्स टू φ0 प्लस ½ mv मैक्स स्क्वायर। भाई ये v मैक्स स्क्वायर क्यों लिखा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे निकल सकते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन्स में किसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, तो भाई आप सबसे हाईएस्ट वाले को कंसीडर कर लो। तो यहाँ पर इसलिए v मैक्स स्क्वायर लिखा। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी जो बनी वो क्या बनी, hν माइनस φ0। तो यही जो है आपकी एल्बर्ट आइंस्टाइन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है। और इस इक्वेशन को तुम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की टर्म में लिखो तो आपको पता है इस φ0 को बच्चों सिंपली आप h × ν0 लिख सकते हो वर्क फंक्शन की टर्म में। तो आप डायरेक्ट पुट कर दो यार यहाँ पर, तो ½ mv मैक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू hν माइनस hν0, h को मना है ν माइनस ν0। इस इक्वेशन से हम लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस इक्वेशन से फर्स्ट क्या था, एक्सप्लेनेशन है ये फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के जो लॉज थे उसकी। पहला कि भाई इंटेंसिटी जो है वो ही डिसाइड करती है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। बिल्कुल ठीक कहा। भाई एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या माना, एक फोटोन गिरेगा, एक फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो अगर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है, आप ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट गिरा रहे हो, तो भाई उससे क्या होगा, उससे ज्यादा फोटोन गिरेंगे मेटल पे, और ज़्यादा फोटोन गिरेंगे तो उतने ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकलेंगे। तो भाई इसकी जस्टिफिकेशन मिल गई। सेकेंडली, अब इस इक्वेशन से देखो बच्चों, अगर मैं तुमसे बोल दूं कि न्यू जो है वो लेस देन ν0 है, तो बच्चों ये वाला जो फैक्टर है बच्चों वो नेगेटिव आया, और काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हुई, तो कभी हो नहीं सकती। इसका मतलब इफ फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करेगा, इसका मतलब एमिशन होगा ही नहीं, नो एमिशन होगा। और अगर आप देखिए, अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो अगर ये ग्रेटर है तो पॉजिटिव होगा एक, तो दूसरा कि जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी उतना ज़्यादा होगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। थर्ड, भाई हमने मान ही लिया कि फोटोन का कोलिजन इलास्टिक है, तो इलास्टिक कोलिजन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए ये बहुत जल्दी कोलिजन हो जाता है 10⁻⁹ सेकंड में। तो इस तरह से एक्सप्लेनेशन मिल गए थे। अब देखिए एल्बर्ट आइंस्टाइन का इक्वेशन ठीक था। अब क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स में भी डिफरेंट फॉर्म में आ सकते हैं, इसलिए हम उस फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं दूसरी फॉर्म्स में।
जैसे अगर मैं आइंस्टाइन की इक्वेशन को लिखता हूँ कट ऑफ वोल्टेज की टर्म में, तो जहां पर भी काइनेटिक एनर्जी है हम उसको ईवी नोट की टर्म में लिख सकते हैं, तो बस आप रिप्लेस कर दो ईवी नोट से। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को ईवी नोट से रिप्लेस किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। और आप बाहर फिर इसको फर्दर चेंज करना है तो बच्चों फ्रीक्वेंसी को तुम c बाय वेवलेंथ लिख सकते हो, ऐसे ही थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी को c बाय थ्रीशोल्ड वेवलेंथ लिख सकते हो। तो आप इस तरह से इन दोनों को कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी की बजाय वेवलेंथ की टर्म में लिखना चाहते हो तो डू योरसेल्फ। नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि इस पे क्वेश्चन बन सकता है। सो ये एग्जैक्टली क्या है, हम ये ग्राफ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेकिन दो मेटल्स के लिए। तो अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल एक कॉमन हमने एक एक्सिस बनाया जिसपे हम डिफरेंट मेटल्स के लिए लिख रहे हैं और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। तो जब किसी मेटल के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं तो बच्चों कुछ ऐसा ग्राफ आता है। इस ग्राफ को बैक में ड्रॉ करते हैं तो बच्चों यहाँ पर ये मिलता है, तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था यहाँ पर ये इंटरसेप्ट होता है, इंटरसेप्ट, और यहाँ पर ये कुछ एंगल बना रहा है तो इसका मतलब कुछ स्लोप भी है। तो क्या फायदा है इस ग्राफ का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में? तो हमने एल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछा भाई बताओ क्या फायदा है। उसने कहा भाई मेरी इक्वेशन में देखो, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होता है, h न्यू माइनस फाई नोट, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी को ईवी नोट लिख सकते हैं, बिल्कुल स्टॉपिंग पोटेंशियल की टर्म में लिख सकते हैं। तो ई को उठा के इधर ले आए तो वी नोट इज इक्वल्स टू एच बाई ई इंटू फ्रीक्वेंसी माइनस फाई नोट बाई ई। भाई इसको कंपेयर करो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के साथ। एक जनरली एक स्ट्रेट लाइन जो स्लोप बना रही है जिसका कुछ इंटरसेप्ट है उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो क्या इस y एक्सिस पे देखो हमने वी नोट को रिप्रेजेंट कर रखा है, x एक्सिस पे हमने फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रखा है। यहाँ पर m जो होता है बच्चों स्लोप होता है और यहाँ पर स्लोप क्या है h बाई ई, और ये होता है बच्चों इंटरसेप्ट, और यहाँ पर इंटरसेप्ट क्या है माइनस का फाई नोट बाई ई। इट मीन अगर तुम एक ग्राफ प्लॉट करते हो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का, उस ग्राफ में जो कर्व आती है उस कर्व का स्लोप जो है वो h बाई ई होता है। क्या स्लोप h बाई ई होता है। तो यहाँ से अगर स्लोप को e से मल्टीप्लाई कर दोगे यू विल गेट h। तो प्लैंक कांस्टेंट कैसे निकलता है, स्लोप ऑफ वी नोट फ्रीक्वेंसी ग्राफ मल्टीप्लाई बाई ई। देखो e एक कांस्टेंट चीज है और हर मेटल का ग्राफ अगर प्लॉट करते हो सबका स्लोप भी कांस्टेंट होता है, बिकॉज h कांस्टेंट तभी आएगा। सेकंड अब देखो जरा, इंटरसेप्ट है माइनस का फाई नोट बाई ई है, और अगर आप इंटरसेप्ट को ई से मल्टीप्लाई कर दोगे फाई नोट आ जाएगा। इट मीन वी कैन फाइंड द वर्क फंक्शन। तो अगर आपको कोई भी मेटल गिवन है आप उसका वी नोट और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाओगे तो ये जो इंटरसेप्ट है बच्चों, इंटरसेप्ट, इस इंटरसेप्ट को ई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारे पास वर्क फंक्शन आ जाएगा। तो ये दो बेनिफिट होते हैं इस ग्राफ के। चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट पार्ट की तरफ थोड़ा सा। हमने ये प्रूफ कर दिया कि भाई मेटल के दो नेचर होते हैं, वेव तो थी ही, और प्लैंक क्वांटम ने बताया कि भाई उसको पार्टिकल भी तुम कंसीडर करो, और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कन्फर्म भी कर दिया भी हाँ पार्टिकल नेचर से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट था, उसके माइंड में आया भी देखो नेचर में सब कुछ जो है दो ही चीज़ों से बना है, या तो वो लाइट से बना है या फिर वो बना है पार्टिकल से। और शॉर्ट में बोलो यार अच्छे नाम यूज़ करो तो लाइट की जगह तुम रेडिएशन वर्ड यूज़ कर दो कि नेचर में दो ही चीज़ है, या तो रेडिएशन है या मैटर है। तो भाई रेडिएशन के तुमने दो नेचर प्रूफ कर दिए, इसका मतलब मैटर के भी तो दो नेचर होने चाहिए। जो मैटर है वो मैटर तो है ही, पार्टिकल तो है ही, क्या उसका वेव नेचर भी होता है? तो डी ब्रोगली ने कुछ ऐसे ही कहा। उसने कहा भाई देखो ये स्टेटमेंट है यहाँ से जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, कहते हैं हर मूविंग पार्टिकल कि नेचर में कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो वो पार्टिकल जो मूविंग पार्टिकल है उसके साथ एक वेव होती है या वो वेव नेचर भी शो करता है। एंड उस जो वेव को उसने एक नाम दिया डी ब्रोगली वेव या मैटर वेव। क्या कहा, वेव इज एसोसिएटेड विद एवरी मूविंग पार्टिकल, कोई भी मूविंग पार्टिकल है उसके साथ एक वेव होगी और उस वेव को उसने नाम दिया डी ब्रोगली वेव। अब वेव है तो उसकी वेवलेंथ भी होगी, तो उसकी वेवलेंथ को बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। अच्छा, कभी कभी इस डी ब्रोगली वेव को हम मैटर वेव भी बोलते हैं, बिकॉज इसका ओरिजिन क्या है, मैटर, मटेरियल पार्टिकल्स के मोशन से ये वेव होती है। तो फिर से सुन लीजिए, ये छोटी सी डेफिनेशन पूछ सकते हैं, व्हाट इज डी ब्रोगली वेव और मैटर वेव? एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट दैट इज नोन एज डी ब्रोगली वेव एंड इट्स वेवलेंथ इज नोन एज डी ब्रोगली वेवलेंथ। इसका फॉर्मूला भी है, इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। एच यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट है और पी है लीनियर मोमेंटम उस पार्टिकल का जो मूव कर रहा है, जिसके मोशन से क्या बनी है, ये वेव बनी है। तो हम इसको h बाई एम इंटू वी लिख सकते हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला, इस पर भी बच्चों क्वेश्चन बन सकता है। हो सकता है तुम्हें बोला एक इलेक्ट्रॉन है इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ बताओ। तो यहाँ पर ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो तुम्हें पार्टिकल का मास और पार्टिकल की वेलोसिटी अगर गिवन हो
तुम उसको सिंपली h से डिवाइड करके उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल सकते हो। बोले सर अगर पार्टिकल्स मोशन में होते हैं उनके साथ वेव है तो हमें दिखती क्यों नहीं? भाई उसकी वेवलेंथ क्या तुम्हारे विजिबल रीजन में आती है? अरे तुम्हारी आंखें तो सिर्फ 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक की रेंज में देखती है, और हर मूविंग पार्टिकल के साथ जो वेव होती है वो उस रेंज में लाई नहीं करती। तो इन जनरल बहुत मुश्किल होता है इनको एब्जॉर्व करना, लेकिन होती हैं डी ब्रोगली वेव। इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेव का यूज होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे। सो देखो डेरिवेशन दे रखा है छोटा सा डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करने का। यू कैन इजीली ड्रॉ, E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर होता है, E इज इक्वल्स टू H इंटू फ्रिक्वेंसी भी होता है। दोनों का यूज करके हम ये फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। ये तुम पे छोड़ रहा हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, जो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ हमने कैलकुलेट की, ये मोमेंटम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पार्टिकल का जितना मोमेंटम कम होगा डी ब्रोगली वेवलेंथ उतनी ज्यादा होगी। सेकेंडली एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं यार, अगर पार्टिकल मूव नहीं कर रहा मतलब वो रेस्ट पे है, तो भाई उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ इन्फिनिटी होगी, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। एक रेस्ट वाला पार्टिकल वेव नेचर शो ही नहीं कर सकता। एक पार्टिकल रेस्ट पे है तो उसके साथ डी ब्रोगली वेव होगी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ उनके साथ होती है जो मूव कर रहे हैं, और उनका एक स्पेसिफिक मोमेंटम होना चाहिए। तो ये कहाँ यूज होता है डी ब्रोगली वेव का कंसेप्ट? भाई इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, सबको पता है, लेकिन भाई इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो ये वेव नेचर भी शो करता है, एंड उसी बेस पे बनता है क्या? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप में विजिबल लाइट का यूज करके हम चीजों को देखते हैं, बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करते हैं एज अ वेव, और उससे हम इमेजेस देखते हैं। ये ज्यादा मैग्नीफाइंग पावर वाला होता है। ठीक है, तो ये इसका कंसेप्ट यहाँ पर यूज होता है। और एक जो चैप्टर में टॉपिक कटा है आपको शायद पता होगा, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। एक्चुअल में उस एक्सपेरिमेंट में भी इलेक्ट्रॉन के डुअल नेचर को प्रूफ किया गया था। ये याद कर लेना, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट ने इलेक्ट्रॉन के डुअल नेचर को प्रूफ किया था। प्लस एक और एप्लीकेशन बोल सकते हो, ये जो डुअल नेचर का कंसेप्ट है, या फिर आप बोल सकते हो डी ब्रोगली का कंसेप्ट है, इसके बेसिस पे ये देखो इसने कहा कि भाई ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ऑर्बिट में, तो ये बोहर के सेकंड पोस्टुलेट को भी वेरीफाई करता है। उसने कहा भी देखो इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहे हैं इसके अंदर, तो अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो उसके साथ वेव होगी। तो भी कहा उसने अगर वो पहले ऑर्बिट में है तो उसकी वेव जो होगी वो उसकी वेवलेंथ होगी लैम्डा होगी, अगर वो दूसरे ऑर्बिट में है तो वो 2 लैम्डा बनाएगा, तीसरे में 3 लैम्डा बनाएगा। तो सोचो जरा, अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक कोई ऑर्बिट है उसमें उसने वेव बनाई कुछ ऐसी, तो यहां से यहां 1 लैम्डा है, सोचो ये यहाँ पर 2 लैम्डा हो गया, ये 3 लैम्डा, ये 4 लैम्डा, इन सब का सम करोगे तो सर्कमफ्रेंस ही तो आएगा। उसने कहा कि लेट अस से n नंबर ऑफ वेव्स बना रहे हैं, तो n इंटू वेवलेंथ जो होगा वो सर्कमफ्रेंस होगा उस ऑर्बिट का, तो 2 पाई r इज इक्वल्स टू n लैम्डा। ठीक है, n क्या है? नंबर ऑफ वेव्स जो बना रहे हैं, और लैम्डा क्या है बच्चों? लैम्डा है वेवलेंथ एक की, वो 2 पाई r के इक्वल होगा। तो यहाँ से लैम्डा को लिखा h बाई m इंटू वी, h बाई लीनियर मोमेंटम, तो यहाँ से mv को उठा के इधर लाओ, 2 पाई को इधर ले आओ, तो mvr इज इक्वल्स टू nh बाई 2 पाई। mvr होता है बच्चों एंगुलर मोमेंटम, और nh यानी n टाइम्स h बाई 2 पाई आ गया। ये होता है बोहर का सेकंड पोस्टुलेट। बोहर ने कहा था भाई अगर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, वो ऑर्बिट तभी स्टेशनरी होगा जब उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीजर मल्टीपल होगा h बाई 2 पाई के। तो यहाँ से इसको प्रूव कर सकते हो। देन अब कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस जो हैं वो बनेंगे कुछ टॉपिक्स पे, लेकिन उनमें तुम्हें चार्ज और मास की वैल्यूज पता हो नीचे पहले से। तो जो प्रोटॉन रहते हैं जनरली आप सबको पता है, उसको स्मॉल ई से लिखते हैं, सॉरी पी से ही लिखते हैं, और उसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के जितना ही होता है प्लस का होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, सबको पता है। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है। न्यूट्रॉन जिसको जनरली n से लिख देते हैं, इस पे चार्ज होता ही नहीं है, मास इसका ऑलमोस्ट प्रोटॉन के जितना ही होता है, बराबर होता है, तो यू कैन सिंपली राइट मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। वही इलेक्ट्रॉन को बात करें तो चार्ज बच्चों माइनस का होता है, माइनस का कितना? इलेक्ट्रॉन की जितना ही प्रोटॉन जितना ही, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। याद रखना इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो बहुत कम होता है प्रोटॉन के मास से, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो लाइटर होता है और प्रोटॉन हैवी होता है, और न्यूट्रॉन उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा हैवी होता है। अल्फा पार्टिकल अगर किसी क्वेश्चन में बोल रहे हैं तो ध्यान रखना अल्फा पार्टिकल का चार्ज जो है बच्चों प्लस का 2e होता है, 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज, और इसका मास जो है वो प्रोटॉन से 4 टाइम्स होता है, ये याद रखना बच्चों। प्रोटियम जो है जिसको जनरली प्रोटॉन ही बोल देते हैं, हाइड्रोजन का पहला आइसोटोप है, उसका चार्ज प्लस का e होता है और इसका मास होता है सिंपल मास ऑफ प्रोटॉन। ड्यूटियम में भी चार्ज प्लस का e होता है लेकिन इसका मास डबल होता है। और ट्रीटियम जो तीसरा जो आइसोटोप है या ट्रीटोन बोल देते हैं, इस पे चार्ज तो उतना ही होता है लेकिन मास 3 टाइम्स होता है। तो जनरली अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनमें घुमाता है, और अगर कहीं पर बीटा पार्टिकल लिखा है तो समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, बीटा पार्टिकल इसी को हम बोल देते हैं। तो ये टर्म्स यूज हो सकती हैं कुछ क्वेश्चंस के अंदर। सो अब क्या है कि
हम डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, कॉमन फॉर्मूला, और फिर उसके बेसिस पे हम स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है भी मैं आपको बताऊंगा। सो हम डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक कॉमन फॉर्मूला बनाएंगे। सो देखिए, अगर एक मैं तुमसे सिंपल सी बात बोलूँ कि अगर कोई पार्टिकल, अगर चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज पार्टिकल को मूव करवाने के लिए हम उस पर पोटेंशियल लगा सकते हैं। सो तो पोटेंशियल से जो एनर्जी मिलेगी वो काइनेटिक एनर्जी के साथ इक्वेट कर सकते हैं। तो लेट अस से हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल Q है, उसका चार्ज Q है, और अगर हम उस पर पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई कर रहे हैं, तो जो एनर्जी वो गेन करता है वो होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल, Q इंटू V। और यही अगर क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन बोल देता तो Q की जगह E लिख देते, EV हो जाता। तो काइनेटिक एनर्जी को हम QV लिख सकते हैं। और बच्चों क्लास 11th में ये फॉर्मूला शायद तुमने पढ़ा हो, यहाँ पर ड्राइव भी कर रखा है यार, यहाँ पर ये सारा डेरिवेशन वाला पार्ट है, स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट याद रख लो। लीनियर मोमेंटम को तुम √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हो। ठीक है, √2m काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? h बाय लीनियर मोमेंटम। तो h बाय लीनियर मोमेंटम को क्या लिखा? 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो ये पहला फॉर्मूला पता लग गया डी ब्रोगली वेवलेंथ का, कि डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है h बाय √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। भाई क्वेश्चन बनाना हो बना दो, एक प्रोटॉन एक अल्फा पार्टिकल, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, डी ब्रोगली वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी? भाई दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, h दोनों का सेम है, तो लैम्डा m पे डिपेंड किया इनवर्सली। अल्फा का मास ज्यादा है तो लैम्डा कम होगा, प्रोटॉन का मास कम है तो लैम्डा ज्यादा होगा। तो बना सकते हो बच्चों क्वेश्चन इस पे। ठीक है, अब सेम ऐसे ही इस पे अगर तुमसे बोले भी दो पार्टिकल सेम मास के हैं, मतलब दो प्रोटॉन हैं, एक ही काइनेटिक एनर्जी ज्यादा एक ही कम, किसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कम ज्यादा होगी? तो फिर हम काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन के अकॉर्डिंग बताएंगे। और कुछ क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी नहीं देके पोटेंशियल की टर्म में क्वेश्चन आता है, तो सिंपली इस काइनेटिक एनर्जी को मैं चार्ज इंटू पोटेंशियल Q इंटू V लिख दूंगा। तो अगर ऐसा लिखा तो लैम्डा बन गया h अपॉन √2m इंटू QV। तो क्वेश्चन में थोड़ी और वेरिएशन आ सकती है, यानी अब इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछे तो अगर मैं बोलूँ दो पार्टिकल हैं भी प्रोटॉन और लेटर से अल्फा पार्टिकल, दोनों वो सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ किस पे डिपेंड करेगी? वो m और q दोनों पे डिपेंड करेगी। तो हम m और q दोनों के प्रोडक्ट को देखेंगे, जिसका ये प्रोडक्ट कम होगा डी ब्रोगली वेवलेंथ उसकी ज्यादा होगी, जिसका ये प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा होगा उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ कम होगा। तो दिस विल डिसाइड। और अगर आप लैम्डा और v का या √v का ग्राफ बनाओ, देखो 1/√v का ग्राफ लैम्डा से बनाओ तो स्ट्रेट लाइन आएगा, और अगर लैम्डा का √v से बनाओ तो ग्राफ बच्चों कुछ ऐसा आएगा। ये ग्राफ भी एक बार पूछा हुआ है, बट ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूलाज। स्पेसिफिकली मैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए बात करूं तो क्या करोगे भाई? Q को जस्ट इलेक्ट्रॉन E से रिप्रेजेंट कर दो और मास को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर मास इलेक्ट्रॉन का पुट कर दो, चार्ज इलेक्ट्रॉन का पुट कर दो। तो जब ये वैल्यूज पुट करेंगे बच्चों तो जो कॉमन फॉर्मूला बना सिंपली सब वैल्यूज पुट करने पर आपके पास आएगा डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 12.27 डिवाइड बाई √v एंगस्ट्रॉम। सोल्व करने से लास्ट में इतना आएगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी हो पोटेंशियल की टर्म में, आप इस डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। ये सिंपली बोलूं एक इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट से एक्सेलरेट करें, बताओ डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी? जस्ट यहाँ पर 100 वोल्ट पुट कर दो, 1000 पुट करे, कुछ भी, मतलब ये v की वैल्यूज पुट करो, डायरेक्ट आप डी ब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की निकाल सकते हो। ये इलेक्ट्रॉन के लिए। तो यहाँ पर ये आपका चैप्टर बच्चों कंप्लीट हो जाता है। हाँ, अगर एडिशनली मैं कुछ बताना चाहूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा, तो बच्चों आप इलेक्ट्रॉन के अलावा प्रोटॉन की भी निकाल सकते हो। जस्ट आप यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन पुट कर दोगे और चार्ज भी प्रोटॉन का पुट कर दोगे, तो उसका फॉर्मूला जब बनाते हैं तो आता है 0.286 बाई √v एंगस्ट्रॉम। ये स्किप कर सकते हो फॉर्मूला, तुम कैलकुलेट भी कर सकते हो याद रखने की बजाय। ऐसे ही ड्यूट्रॉन का मास और चार्ज पुट करके तुम उसकी वैल्यूज भी लिख सकते हो, उसका फॉर्मूला भी बना सकते हो। लेकिन एक चीज कॉमन देखी होगी इन सब की, जब हम बात कर रहे हैं ये सारे चार्ज पार्टिकल है, तो भाई अगर हमारे पास कोई न्यूट्रल पार्टिकल हो तो न्यूट्रल पार्टिकल के लिए क्या होगा? तो न्यूट्रल पार्टिकल के लिए बच्चों जैसे जनरली गैस के एटम्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, इनके लिए तो वहां पर हमने काइनेटिक एनर्जी को चार्ज इंटू v लिखा था, तो यहां पर हम इसको काइनेटिक एनर्जी को 3/2 kb इंटू t लिख देंगे। ये आपने क्लास 11th काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर में पढ़ा होगा। किसी भी मूविंग चार्ज की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है 3/2 kbt। kb यहाँ होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन होती है, और t है टेम्परेचर उस न्यूट्रल पार्टिकल का, क्योंकि पोटेंशियल तो एक्सेलरेट करेगा नहीं उनको, वो मूव करेंगे तो सिर्फ टेम्परेचर की वजह से। तो यहाँ पर आपको जनरली फॉर्मूला पता होता है h/p होता है लैम्डा का, और लैम्डा को p को लिखते हैं √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये वाला फॉर्मूला भी पीछे देखा, तो बस यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिख दो 3/2 kbt। जैसे पुट किया लैम्डा आया h/√3m kb इंटू t, यानी ये फॉर्मूला बन गया टेम्परेचर की टर्म में। अगर आपको पार्टिकल का चार्ज ना देके टेम्परेचर की टर्म में पूछे तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ग्राफ बिल्कुल सेम है, यहाँ t की जगह जस्ट v वाला हमने पढ़ा था, यहाँ पर t आ गया।
तो इस तरह से बच्चों ये जो आपका चैप्टर ये कंप्लीट होता है। आई थिंक सो आपको ये वीडियो जो है वन शॉट में बहुत ज़्यादा यूजफुल मिली होगी और आपका ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर हम अगली वीडियो में लेके आएंगे और उसके बाद जल्दी ही पूरे सिलेबस के एक सिंगल वीडियो बना दूंगा। 20 से 22 घंटे में आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।